पूछती फिरे। तो शुरू करते हैं। शान, तुमसे कोई मिलने आया है। अरीबा ने आकर उसे जो खबर सुनाई उसे सुनकर वो हैरान हुआ। नाना जी ही आए होंगे? नहीं, कोई और आया है। ठीक है, भेजो उसे। कौन मिलने आ सकता है? इसका तो कोई दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार भी नहीं था। मगर जैसे ही वो इंसान कमरे में दाखिल हुआ, शान को हैरत का झटका लगा। उस इंसान को पहचानने में पहले तो उसे कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर अचानक ही उसके दिमाग में एक झमाका हुआ। जैसे ही वो आकर बेड के पास रखे स्टूल पर बैठा, चश्मा उतार कर हाथ में लिया, शान ने फ़ौरन इसके चेहरे को पहचान लिया। ये वही गाड़ी वाला था जो उसे उस दिन मिला था। तुम? हाँ, मैंने कहा था ना, दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी, और देखो, हो गई। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? वो हैरान हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मुझे यहाँ का पता मालूम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें यहाँ खुद छोड़ कर गया था। उसके कहने का जो मतलब था उसे समझकर शान का मुंह पूरी तरह खुल गया। इसका मतलब मुझे यहाँ तुम छोड़ कर गए थे? लब भींच कर अल्तमश ने असबात में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता चला? खादिम बलोच ने मुझे। और तुमने मुझे क्यों बचाया? कितने ही सवाल इस वक्त शान के दिमाग में घूम रहे थे। मुझे कैसे पता चला ये मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तुम लोगों को महफूज रखने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं तुम्हें अभी डिस्चार्ज करवा रहा हूँ। अपनी बीवी के साथ एक महफूज जगह पर जाकर रहो। क्या मतलब? मतलब ये, तुम जानते नहीं हो, खादिम बलोच दोबारा तुम्हारे ऊपर नहीं, इस बार वो तुम पर नहीं, तुम्हारे बच्चे पर हमला करेगा, क्योंकि उसे वारिस चाहिए। अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारा बच्चा बलोच ख़ानदान जैसे दरिंदों के दरमियान जाकर पले बढ़े, तो तुम्हें किसी महफूज जगह पर जाकर रहना होगा। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। जान जाओगे, अब मुलाकात होती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत आश्कार होती जाएगी। हाथ उठाकर उसने अल्तमश को मज़ीद बोलने से रोका। मेरी बात सुनो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा जो भी नाम है, मुझे इतना तो यकीन है कि तुम बलोच ख़ानदान से जुड़े हुए हो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और तुम्हारा इसमें क्या मफाद है? मुझे ये जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे बलोच ख़ानदान से कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी माँ सारी ज़िंदगी यही हसरत लेकर इस दुनिया से चली गई कि खादिम बलोच कभी उसे अपना नाम देगा। जैसे उनकी हसरतें उनके साथ दफन हो गई, मैं नहीं चाहता मेरी हसरतें भी मेरे साथ ही दफन हो जाएं। इसीलिए मैंने अपनी हसरतों का पैमाना बहुत छोटा कर दिया है। अब मैं सिर्फ़ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे ना माल चाहिए, ना दौलत, ना असर रसूल, ना ही अपने बाप का नाम। इसकी बात पर अल्तमश कुछ देर उसे देखता रहा। मैंने कब कहा तुम ये सब लो? मैं तो खुद चाहता हूँ तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो। भले तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हें देखकर बलोच ख़ानदान की याद आ रही है। मैं वाकई आम नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, और इसमें मुझे बलोच ख़ानदान कहीं भी नहीं चाहिए। वो एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं, मगर मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है। मैं वो अपनी फैमिली के लिए वक्फ करूँगा। अगर मुझे किस्मत ने कभी खादिम बलोच को मारने का मौका दिया, तो मैं उसे जान से मार दूँगा। नफ़रत की ये आग हमेशा मेरे अंदर जलती रहेगी, मगर हमेशा अपनी आग की ये चिंगारी मन में ही कहीं सुलगा कर रखूँगा। मेरी ये नफ़रत कभी भी मेरी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये फ़ैसला मैं कर चुका हूँ। तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। मुझे उम्मीद है एक बाशऊर समझदार शख्स ऐसा ही फ़ैसला करेगा।
फैमिली का सपोर्ट करने के लिए तुम्हें ज़िंदा रहने की ज़रूरत है। ज़िंदा रहने के लिए बलोच ख़ानदान से बचना होगा, क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम खादिम बलोच के बेटे हो, और उससे भी बड़ी बात, तुम्हारी बीवी के पेट में बलोच ख़ानदान का वारिस पल रहा है। वैसे तो ये जायदाद चाह कर भी खादिम बलोच की नहीं हो सकती, और ना ही तुम्हारे बच्चे की, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद के हसूल के लिए कई ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। इसीलिए तुम्हें रूपोश होना होगा। रूपोश, मगर कब तक? मैं यूं डर डर के नहीं जी सकता। सिर्फ 5 से 6 महीने तक, उसके बाद बाकी की बातें फिर करेंगे। फ़िलहाल नीचे मेरे कुछ गार्ड्स और गाड़ियाँ खड़ी हैं, तुम लोगों को मखसूस मुकाम तक पहुंचा देंगे। बिना उसे अपना नाम बताए वो वापस आ चुका था। आज उसने एक दिन में कई काम निपटाए थे। अहमद से पता चला था कि खालिद बलोच की मौत हो चुकी है, मतलब एक दुश्मन गिर गया। अपनी माँ का निकाह भी उसने करवा दिया था। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो उसने अपने सर से उतार दी। इसके अलावा अब वो शान को भी महफूज जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो चुका है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। आंखों पे दोबारा ग्लासेस लगाकर वो गाड़ी में जा बैठा। दिमाग तेजी से ताने बाने बुन रहा था। अब बलोच ख़ानदान नहीं जीतेगा। इन्हें इनके हर जुल्म का हिसाब देना होगा। सुनैरा का निकाह करवाने के बाद सावरी के पास जाने से पहले वो यहाँ आया, क्योंकि उसके वजूद से सुकून हासिल करने से भी पहले उसका शान को किसी महफूज मुकाम पर भेजना बहुत ज़रूरी था। और अब वो अपनी बीवी के पास जा रहा था, जो यकीनन उसकी मुंतज़िर अब तक गुस्से में भर चुकी होगी। वो इस वक्त इस फ्लैट की तरफ जा रहा था जहाँ शान और उसकी बीवी रहते थे। शान को तो उसने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अब उसे वारिस की ज़रूरत थी। शान ने आखिरी दिन कहा था कि उसकी बीवी माँ बनने वाली है, तो वारिस का एक आखिरी आसरा उसी तरफ से था। अगर वाकई शान की बीवी प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब उसके पेट में बलोच ख़ानदान का वारिस है। इसकी बीवी को लाकर वो बलोच ख़ानदान में रखेगा, और जैसे ही वो बच्चा पैदा हो जाएगा पूरी तरह उसके टेस्ट वगैरह करवा कर सारी रिपोर्ट्स अदालत में पेश करने के बाद वो इस बच्चे को सारी जायदाद का हकदार बनाकर खुद इस जायदाद का असली मालिक बन जाएगा। बस यही सोचकर वो इस वक्त इस फ्लैट के सामने खड़ा था। बच्चा मिलने के बाद उसकी माँ के साथ भला क्या किया जा सकता है? वही होगा जो उसके बाप के साथ हुआ। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। पहले दस्तक दी मगर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर खुद ही खोलने की कोशिश की तो पता चला घर पर कोई नहीं है और फ्लैट लॉक है। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि वो कई दिनों से यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उसकी बीवी रहती थी, वो कहाँ पर है? वो तो कई दिनों पहले ही चली गई थी। इन सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों ये जगह छोड़कर जा चुके हैं। खादिम बलोच का दिमाग घूम गया। कितने ख्वाब लेकर वो यहाँ तक आया था, और जब यहाँ आया तो ये भी खाली था। फिर इस लड़की के माँ बाप के बारे में पता करवाने की कोशिश की तो पता चला वो अपने माँ बाप के पास भी नहीं गई। खादिम बलोच को रह रह कर गुस्सा आ रहा था। मुश्किलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ भी उसके हक़ में बेहतर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ही ख़राब चल रही हो। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझ पर हर दरवाज़ा बंद होता जा रहा है। उसे मज़ीद गुस्सा आने लगा। कहाँ जा सकते हैं? मैंने तो इसे यहीं रुकने का बोला था। वो लड़की कहाँ जा सकती है आखिर? शान के बाद अगर अपने माँ बाप के पास नहीं गई तो फिर कहाँ? अचानक ही उसे मुख्तार साहब याद आए। ओहो,
میں نے تو سوچا تھا دوبارہ اس بڈھے سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی، مگر اب ملنا پڑے گا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو مختار صاحب کے گھر جانے کا بولا اور کچھ ہی دیر میں وہ ان کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ جب اندر داخل ہوا تو مختار صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی خادم بلوچ آگے بڑھا، شدید غصے میں ان کا گریبان پکڑ لیا۔ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تمہاری بہو کہاں ہے؟ اس کی بات پر مختار صاحب حیران رہ گئے۔ کس بہو کی بات کر رہے ہو؟ کس بہو کی بات کر رہا ہوں؟ پاگل بنا رہے ہو مجھے؟ شان کی بیوی کہاں ہے؟ شان نے شادی کر لی؟ مختار صاحب نے حیرت کی انتہا کر دی۔ میرے سامنے ناٹک نہیں کرنا بوڑھے، وہ چیختا ہوا اس کا گریبان چھوڑ کر پورے گھر کے اندر اریبہ کو تلاش کرنے لگا، مگر وہاں تو کسی لڑکی کا وجود ہی نہیں تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں وہ تمہارے پاس ہی آئی ہے کہ نہیں؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ شان کی بیوی۔ شان نے شادی کر لی، لیکن اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ دیکھ بڈھے، اس وقت میں بہت غصے میں ہوں۔ اگر مجھے زیادہ غصہ دلایا تو ہو سکتا ہے میں تمہیں بھی تمہاری بیٹی کے پاس پہنچا دوں۔ اس کی بات پر مختار صاحب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ بولنا، کیا کہا تم نے؟ وہ خادم کے پاس جا کھڑا ہوا، حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو خادم کو احساس ہوا وہ اس وقت شدید غصے میں کیا بول گیا ہے۔ کچھ نہیں بولا میں نے۔ تمہاری بیٹی مر گئی ہے نا؟ اگر تم نے اپنی بہو کا نہیں بتایا تو ہو سکتا ہے تم بھی اپنی بیٹی کے پاس چلے جاؤ۔ مجھے ایسے کیسے دھمکی دے سکتے ہو؟ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا مطلب جانتے ہو؟ جانتا ہوں اور خوب جانتا ہوں، مجھ سے بہتر کون جانے گا۔ خادم بلوچ کا غصہ دوبارہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ مجھے اپنی بہو کے بارے میں بتاؤ۔ ارے میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا شان نے شادی کر لی ہے۔ مجھے کیسے اس کے بارے میں پتا ہوگا؟ کون ہے؟ کیسی دکھتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بلکہ شان نے شادی کر لی ہے یہ بات بھی میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مختار کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر اس نے فرش پر دے مارا۔ ایسے کیسے توڑ رہے ہو؟ تمہارے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے، حق حلال کا پیسہ ہے۔ کیا کہا تم نے؟ میرے باپ تک جائے گا؟ ہاں جاؤں گا۔ تم لوگوں کے پاس جو بھی پیسہ ہے سارا تم لوگوں کے باپ کا ہے، اپنا تو تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمارے گھر کی چیزیں نہیں توڑو کیونکہ ہم تمہارا دیا نہیں کھاتے۔ مختار صاحب بھلا کہاں ڈرنے والے تھے؟ انہوں نے زندگی میں جو کھونا تھا وہ کھو دیا، اب بس کھونے کے لیے جان ہی بچی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے نا؟ بہت زبان چل رہی ہے اس کی۔ وہ شدید غصے میں اپنا ماتھا مسلتے ہوئے ادھر ادھر گھومنے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت اس کا کام بھی تمام کر دے، مگر اس وقت پہلے ہی ان لوگوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا، اور اب اگر وہ یہاں کوئی تماشا کرتا ہے تو یہ جگہ بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے، یہاں کوئی بھی تماشا کرنے کا مطلب ہوگا اپنے پاؤں خود کلہاڑی پہ رکھنا۔ اسی لیے خادم بلوچ کو وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا۔ تم نے جھوٹ بولا تھا نا؟ مبشر اس وقت شبانہ کے سر پر کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر شبانہ کی حالت خراب نہ ہوتی تو یقیناً وہ اس کا گلا ہی دبا دیتا۔ میں کیوں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ میں نے بلکہ تمہیں خود پروف دکھایا تھا۔ اچھا، تم نے پروف دکھایا تھا، میں نے مان لیا، لیکن ڈاکٹر نے ایسا کیوں بولا؟ اور ڈاکٹر نے باقاعدہ چیک اپ کیا، پھر بتایا تم پریگننٹ نہیں ہو۔ مجھے جیسا پریگننسی چیک کرنے کے بعد لگا میں نے سارے خاندان کو بتا دیا، ورنہ اگر مجھے جھوٹ ہی بولنا ہوتا تو 1.5 مہینے تک انتظار
इंतज़ार क्यों करते? एक ही हफ्ते में सबको अपनी झूठी प्रेगनेंसी का बताकर प्रोटोकॉल ले रही होती। तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। तुमने अपनी जलन में आकर मुझसे ये झूठ बोला ताकि मैं नाज़ली को तलाक दे दूँ। जानती हो मेरा बाप मुझ पर किस कदर गुस्सा कर रहा है कि मैंने जल्दबाजी में आकर इसे तलाक क्यों दे दी। अगर मैं तुम्हारे और इसके साथ मरासिम बना कर रखता तो यकीनन तुम दोनों में से कोई एक प्रेग्नेंट हो जाती और आज ये जायदाद हमारे हाथ से यूँ ना जाती। मुझे कोसने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही तुमसे झूठ बोला। अब अगर तुम्हारा वो बड़ा भाई आकर इस जायदाद पर हक जता रहा है और उसने तुम्हारी बहन पर, वो मेरी बहन नहीं है, इसे मेरी बहन मत बोलो। मैंने आज तक उसे अपनी बहन नहीं बोला। मुबश्शिर का दिमाग घूम गया। भला सावरी को वो लोग कहाँ अपनी फैमिली मानते थे, तो फिर उसे इस घर में क्यों रखा हुआ है? वो तो कोई अपना गंद मेरे चाचू के सर पर मल कर चला गया और चाचू ने भी तरस खाकर उसे अपने पास रख लिया था। बस करो, अपने चाचू की तरफदारी करना बंद करो। मुझे अभी तुम्हारे चाचू के बारे में जो बात पता चली है, उसके बाद भी अपने चाचू की तरफदारी करोगे? उसी बहन को बेचने के लिए उसने डील कर रखी थी, तुम्हें मारने के लिए। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ इतनी ही वफादार होती तो तुम्हें मारने के लिए साजिशें ना करती ही होती। और तुम मुझ पर यूँ चिल्ला रहे हो। ये साजिशें यूँ ही चलती रहेंगी, मगर वारिस हर हालत में चाहिए। इस फैमिली और इस जायदाद के लिए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मुबश्शिर ने उंगली उठाकर उसे तनबीह लहजे में धमकी दी। जब तुम तकलीफ़ में मेरा साथ नहीं दे सकते तो फिर तुम्हारी मोहब्बत कैसी हुई? ये तो सिर्फ वारिस की चाह है जिसके लिए तुम। इससे आगे वो कुछ नहीं बोली और रोने लगी। देखो, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ। इस बात का सबूत यही है कि मैंने तुमसे निकाह कर लिया है, लेकिन ये झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। नाज़ली भी तो थी, उसने कभी ऐसा झूठ नहीं बोला। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? मैंने झूठ नहीं बोला। प्रेगनेंसी चेक करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो ना सिर्फ तुम्हारी माँ को दिखाया बल्कि पूरी फैमिली को दिखाया। कन्फर्म करने के बाद ही मैंने सबको ये चीज़ बताई। सब लोगों ने जब देखा उसके बाद ये खुशियाँ मनाई गई थी। अब इसमें मेरा कहाँ से कसूर आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बाप के सामने झूठा पड़ गया हूँ। उन्हें लगता है कि मैंने उनसे झूठ बोला, नाटक कर रहा था उनके सामने। अब ये तुम्हारे बाप की सोच है, मुझे इसमें मत घसीटो। लेकिन ये इतनी बड़ी गलतफहमी हो कैसे गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। नाज़ली भी टेस्ट करती आई, मगर ऐसा सीन कभी नहीं हुआ। मेरे सामने उसका नाम लेना बंद करो। वो अब तुम्हारी बीवी नहीं है। मैं मौलवी के पास जा रहा हूँ। इसकी बात को इग्नोर करके मुबश्शिर जाने लगा। मगर क्यों? यही पता करने के 3 तलाक़ें देने के बाद इद्दत पूरी होने से पहले क्या मैं रुजू कर सकता हूँ? मुबश्शिर की बात पर शबाना को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। उसने बेयकीनी से मुबश्शिर की तरफ देखा, जो सर्द नज़रों से उसे देखकर बाहर जाने लगा। और ये थी मर्द की मोहब्बत। मुबश्शिर जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगा, शबाना ने उसे पुकारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठे मोहब्बत के दावे करने की? तुमने मोहब्बत के दावे ही नहीं किए, बल्कि तुमने वादा खिलाफ़ी भी की है। उसे तलाक देने के बाद अब तुम दोबारा उसके साथ मरासिम बनाने का सोच रहे हो। तलाक देने के बावजूद अपनी छोड़ी हुई औरत अपनाओगे? क्या ये बलोच ख़ानदान का वक़ार है? तो मैं क्या करूं? तुम बताओ। मुबश्शिर वापस उसके पास आया। तुम मेरे ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकते? मैं एक न एक दिन माँ बन ही जाऊंगी। इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारे ही माँ बनने का इंतज़ार करता रहा तो न जाने क्या हो जाएगा।
मुझे मौलवी से बात करनी होगी। अगर वहाँ कोई हल नहीं मिला तो क्या? तो मुझे डैड से बात करनी होगी। किस बारे में? शबाना आज मुबशिर की आखिरी हद देखना चाहती थी, अपनी तीसरी शादी के बारे में, और बस। शबाना का सब्र यहीं तक था। साइड टेबल पर रखा हुआ बाज उसने फेंक कर मारा और मुबशिर के सर पर जा लगा। झूठे मक्कार, फरेबी इंसान, मुझसे दगा करके तुम शादी करोगे? मुबशिर के सर से खून निकल आया और उसने खा जाने वाली नज़रों से शबाना की तरफ देखा। शदीद गुस्से में वो 2 कदमों में ही उसके सर पर आ खड़ा हुआ। दिल तो चाह रहा था अभी और इसी वक्त उसे यहीं ज़मीन में गाड़ दे। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने शौहर पर हाथ उठाने की? आज तक नाज़ली ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि उसने नाज़ली को पाँव की जूती बना कर रखा, फिर भी उसका हर काम करती, उसकी इज्जत और वक़ार में कोई कमी नहीं आने दी। और ये औरत, अगर तुम इस वक्त बीमार नहीं होती तो मैं तुम्हें बताता तुम्हारे इस अमल का क्या रिएक्शन हो सकता है। क्या रिएक्शन होगा बताओ मुझे। क्या तुमने मुझे नाज़ली समझ लिया है, जो तुम्हारा हर जुल्म, हर ज़्यादती बर्दाश्त करूँगी? मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। अगर मुझसे दगाबाजी करने की कोशिश भी की तो याद रखना तुम औरत के फरेब से वाकिफ़ नहीं हो। तुम्हारी इज्जत और वक़ार पैरों में रौंद कर चली जाऊंगी। वो इस वक्त मुबशिर को शदीद गुस्सा दिलवा रही थी। मैं आज अपना गुस्सा ज़ब्त कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए नरम जज्बात हैं। मगर जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी अपने बाप को लेकर जिम्मेदारी है। मुझे इस जायदाद का वारिस चाहिए। इसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूँगा। तो तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ, लेकिन इस जायदाद को पाने की चाहत दूसरी तरफ। अगर दोनों को एक एक पलड़े में रखा जाए तो जायदाद की चाह जीत जाएगी। वो इसकी मोहब्बत उसके मुंह पर मार कर जा चुका था और शबाना को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ मोहब्बत के बजाय खसारे ही आए हुए। जुनैरा की थकन उसके चेहरे से आया थी। रात भर अपनी शिद्दतों का एहसास करवा कर आखिरकार उसने सुबह के 5 बजे एक आखिरी बार उसके वजूद में अपना असर छोड़कर कुछ देर उसे सोने दिया। मगर अहमद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो सोफे पर जाकर लेट गया। अगर जुनैरा के वजूद के पास रहता तो यकीनन खुद को नहीं रोक पाता, लेकिन तकरीबन 2 घंटे के बाद जुनैरा के वजूद से चादर सरकी। वो मुसलसल उसे ही देख रहा था। जुनैरा की धड़कनों से जैसे ही चादर सरक कर पीछे हुई, अहमद का ज़ब्त जवाब दे गया और वो दोबारा जुनैरा के वजूद को अपनी बाहों में लेकर एक बार फिर उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। जुनैरा को आंखें बंद किए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन शदीद थकान के बायस ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी तो उसने आंखें बंद की थी। अपने वजूद पर अहमद का वज़न महसूस करके वो उठ खड़ी हुई। खुद पर झुके अहमद को देखकर वो गहरी सांस भर के रह गई। यकीनन आज रात उसे किसी भी वक्त रिहाई नसीब नहीं हो सकती। वो उसके होंठों को अपने लबों में दबाकर उनका रस पीने में मसरूफ़ था। रात भर उसके होंठों से लेकर पाँव की नोक तक वो अपनी शिद्दतें लुटाकर उसके वजूद को जगह जगह से अपनी शिद्दतों का निशाना बना चुका था। और इस वक्त भी वो होंठों को छोड़कर गर्दन और फिर धड़कनों पर अपना लम्स बखेरता हुआ गहराइयों में अपने हाथ से हलचल पैदा करते हुए उसे बेचैन कर रहा था। जुनैरा गहरी आहें भरती हुई इसकी शिद्दतों का सामना कर रही थी। रात भर वो इसे रोकते हुए थक चुकी थी। अब तो वो जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। कुछ बोल क्यों नहीं रही? कैसा लग रहा है तुम्हें? अगर अच्छा लग रहा है तो फिर मेरा साथ दो ना। वो इसके वजूद पर अपना लम्स बखेरते जुनैरा की खामोशी को नोट कर चुका था। अच्छा कैसे लगे? अच्छा क्या लगेगा?
آپ کا حق ہے، آپ وصول کر رہے ہیں۔ وہ شدید روکھے لہجے میں گویا ہوئی تو احمد شاہ کو ہنسی آئی۔ وہ جانتا تھا ایک ہی رات میں اس پر اتنی شدتیں برسانا ٹھیک نہیں تھا، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اسی لیے اسے مزید تڑپانے کا ارادہ ترک کر کے ایک بار پھر اس کے وجود میں داخل ہوا تو زنیرہ سسک اٹھی۔ دیکھو، تمہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے، اگر اچھا نہیں لگ رہا تو بتاؤ۔ اچھا لگنے کی بات نہیں ہے، آپ کو مجھے تھوڑا سپیس دینا چاہیے تھا۔ رات مکمل ہو گئی ہے، آپ نے مجھے ذرا آرام کرنے کا وقت نہیں دیا۔ تم کیا جانو، تم پورے 2 گھنٹے 11 منٹ تک سوتی رہی ہو۔ 2 گھنٹے 11 منٹ! زنیرہ کو شوق لگا۔ میں نے ابھی تو آنکھیں بند کی تھی۔ تم نے ابھی آنکھیں بند کی تھی؟ میں یہ 2 گھنٹے 11 منٹ آنکھوں میں گزار چکا ہوں۔ جانتی ہو کتنا مشکل تھا تم سے دور رہنا۔ وہ اپنے عمل کو تیز ترین کرتے ہوئے اسے اپنی بے چینی، اپنی تڑپ سے باور کروا رہا تھا۔ زنیرہ نے گہری سانس بھری تو دھڑکنیں ابھر کر اوپر کو ہوئیں، جنہیں احمد شاہ نے اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے وہاں اپنی شدت نچھاور کرنا شروع کر دی۔ تم نے کیا کھایا ہے؟ آخرکار وہ سوال کر بیٹھی۔ اس کی شدتیں زنیرہ کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں کھایا، تمہاری محبت کو اپنے اندر سمویا ہے۔ تمہارے وجود کا سرور کچھ ایسا ہے، مجھے تھکن نہیں ہو رہی۔ وہ اس کے سوال کی وجہ تک جان گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم میں اتنا اسٹیمنا کہاں سے آیا؟ تم کیسے ساری رات؟ زنیرہ کی سانسیں پھول چکی تھی، لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ اس وقت وہ برداشت کی آخری انتہا پر تھی، اسی لیے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد بھی اپنے آخری مراحل میں تھا، اسی لیے اپنے عمل کو تیز کرتا ہوا بنا کچھ بولے اپنا اثر اس کے وجود میں چھوڑ کر زنیرہ کے برابر لیٹا۔ گہرے سانس لینے لگا۔ زنیرہ کی سانسیں بھی تیز چل رہی تھیں۔ نیم آنکھیں کھول کر اس نے احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ تم آج مجھے کیا باور کروانا چاہتے ہو؟ یہی کہ تمہارے لیے میری محبت شدید تھی۔ اگر وقت پر تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی تو یقیناً آج ساری رات تمہیں یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ جتنی زیادہ دیر لگی ہے، جتنا زیادہ انتظار تھا، اتنا تو تمہیں سہنا پڑے گا۔ لیکن حقیقت بتاؤں، جتنا تمہیں لے کر میرے جذبات بے چین ہیں، میں نے اس کا 10% بھی تمہارے اندر نہیں اتارا۔ اس کی بات پر زنیرہ کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئیں۔ ساری رات وہ اس کی شدتوں کا نشانہ رہی اور ابھی وہ کہہ رہا تھا 10% بھی اس کے اندر نہیں اتارا۔ بس کرو۔ زنیرہ نے آنکھیں موند لیں۔ میں بس نہیں کر سکتا، اٹھو اور شاور لے لو، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ شروع ہو جاؤں۔ اس کی بات پر زنیرہ کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر گہرائیوں میں اس قدر تکلیف ہوئی کہ وہ غصے سے احمد کو گھورنے لگی۔ وہ اس کی حالت کو خوب سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بھرپور مرد تھا۔ عورت ہونے کے باوجود بھی زنیرہ اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے زنیرہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ شاور کے نیچے لے آیا۔ دیکھو، خود کو مضبوط کر لو، کھاؤ پیو، جان بناؤ، تم ایک میجر کی بیوی ہو۔ بہت جلد ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، جہاں میں اور تم ہوں گے۔ اپنے بیٹے کے لیے میں نے دوسرا گھر بنوا دیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ وہیں پر رہے گا تاکہ ہم دونوں کو وہ ڈسٹرب نہ کر سکیں۔ آفٹر آل ہم بھی تو اپنی ولی میرج کپل ہیں۔ اس کی بات پر زنیرہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس ٹھنڈے گرتے پانی کو اپنے وجود پر محسوس کر کے سکون لے رہی تھی۔ جانتی ہو وہاں جا کر کیا ہوگا؟ اپنے منہ سے پانی کو صاف کرتے ہوئے وہ اب اپنے برابر کھڑے احمد شاہ کے سوالوں کا جواب دینے کے قابل ہوئی۔ وہاں جا کر میں دن بھر ڈیوٹی دیا کروں گا۔ جب واپس آؤں گا
तो फिर बस खाना खाने के बाद मैं और तुम सारी रात बस कर जाएं। पता नहीं आपने इस उम्र में कौन से गुल खिलाने के बारे में सोच रखा है। जुनैरा से खड़े रहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए इस वक्त वो अहमद शाह के सहारे खड़ी थी, जो उसके वजूद पर हाथ फेरता हुआ इसे खुद ही शावर दे रहा था। गुल खिलाने के बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो अपने बच्चों के बारे सोच रहा हूँ। मैंने वैसे ही कह दिया था मैं आपके बच्चे पैदा करूँगी। आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में आप मुझसे बच्चे पैदा करवाएंगे? और ज़माना क्या कहेगा? मैं ज़माने को नहीं जानता, मैं बस तुम्हें और मुझे जानता हूँ। हमारे बच्चे होंगे ये मैंने बहुत सालों पहले ही सोच लिया था। मैं और तुम एक हैप्पी मैरिज लाइफ जिएंगे, जिसमें मैं, तुम और हमारे बच्चे होंगे। अब ये तुम पर है कि तुम ये बच्चे कितनी जल्दी पैदा करती हो। क्या मतलब हर बच्चा 9 महीने में ही आता है? मैं जानता हूँ बच्चा 9 महीने में ही आता है, मगर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। जिस तरह रात में अकेले ही मेहनत करता रहा, अगर तुम यूँ ही करती रही तो फिर कोई हाल नहीं। बस करें, रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर आप मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखें, तब भी डॉक्टर आकर बोलेगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा समा गया होगा। अहमद शाह ने उसकी गहराइयों में हाथ फेरा। जुनैरा ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा और अहमद से दूर हो गई। तुम एक नंबर के छिछोरे इंसान हो, किसी जंगल से छूटे हुए। उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए जुनैरा ने अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। मुस्कुराते हुए अहमद ने आगे बढ़कर उसकी पुश्त पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। एकदम जुनैरा मुड़ी। वो अहमद को धक्का देकर खुद से पीछे कर देना चाहती थी, मगर उसकी दोनों कलाइयों को मजबूती से पकड़कर अहमद ने उसके दोनों हाथों को दीवार से लगाया। फिर एक ही हाथ में उसके दोनों हाथों को कैद कर ऊपर कर दिया और नीचे उसके पैरों के दरमियान फासला बनाकर अपना आप उसके अंदर दाखिल करते ही उसे कमर से थाम कर अपने वजूद को उसके वजूद से मिलाया और सेकंडों की तेज़ी से उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। शावर का पानी इन दोनों को भिगो रहा था और अहमद शाह से पूरी तरह अपनी बाहों में जकड़े यहाँ भी अपने अमल की शुरुआत कर चुका था। हैरत से आंखें फाड़े वो देख रही थी और अहमद शाह उसके वजूद से राहत हासिल करता अपने अमल को तेज़ तरीन कर रहा था। मज़ीद एक बार फिर उसके वजूद में अपना असर छोड़कर वो पीछे हुआ। जुनैरा गहरे सांस लेते हुए नम आँखों से उसे देखने लगी। खड़े रहने की अब बिल्कुल सकत नहीं थी, इसीलिए वो घुटनों के बल नीचे बैठ गई। तो अहमद शाह को उस पर तरस आया। वो उसके वजूद को शावर देकर बाहर ले आया और जुनैरा को लिबास सेबतन करवा कर उसे तैयार करने लगा। आज तुम्हारे सरप्राइज़ की बारी है। वैसे तो मैंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदा है, जो हर औरत का ख्वाब होता है, मगर उससे पहले मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जिसे देखकर तुम्हें सारी ज़िंदगी सुकून आएगा। ये तोहफ़ा काम नहीं आएगा, बस ये तुम्हारे दिल को सुकून देगा। वो उसके बालों को टॉवल से खुश्क कर रहा था, फिर हेयर ड्रायर उठा कर ले आया। वो नाराज़ सी उसे देख रही थी। पहले शिद्दतें लुटाता है और फिर केयर भी करता है। यह अहमद शाह का एक नया ही रूप था। नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। वो कमरे में आया तो सावरी शदीद गुस्से में थी। वो कान खुजाता बेड पर आ बैठा। सावरी मुंह फुलाकर उससे दूर जा बैठी। अच्छा, माफ़ी नहीं मिल सकती? नहीं, हरगिज़ नहीं। पहले मैं आपके सारे बहाने सुन लेती थी, लेकिन आज मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आज आपको कोई काम नहीं था। निकाह करवाने के बाद आप कहाँ गए? किससे मिलने गए थे? बताएं मुझे, वो लड़की कौन है?
जिसके पीछे आप। सावरी बोलते बोलते रोने लगी। अरे अरे, रोने की ज़रूरत नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कसम खा रहा हूँ। मुझे नहीं पता। वो मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ गई। फिर से मुझे नहीं पता वाली रट। अल्तमश ने माथे पर हाथ मारा। फिर कुछ देर उसके फूले मुंह को देखकर सावरी के पेट पर हाथ रखा। ये लो, कसम खा रहा हूँ अपने बच्चे की, तुम्हारी और खुद की। कोई लड़की का चक्कर नहीं है। तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरी जान हो, मेरी धड़कन हो। अगर मैं आपकी जान हूँ, मैं आपकी धड़कन हूँ, तो आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, बताएं। यार, तुम मेरी छोटी सी बीवी हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। आप मुझे परेशान नहीं देख सकते, बस आप मुझे परेशान करते रहते हैं। छोड़ो ये सारी बातें। आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी। वो इसकी तारीफ़ करने लगा। खुले बालों की लट जो चेहरे को बार बार छू रही थी, उसे उंगलियों की मदद से कान के पीछे किया। आपने मेरी तारीफ़ भी नहीं की, तो अब क्या करने आया हूँ? तुम्हारे रोम रोम को अपने लबों से कुंदन करके तुम्हारी तारीफ़ ही तो करने आया हूँ। मैं नहीं ले रही आपकी ये तारीफ़, जो वक्त पर नहीं की। अब तो मैंने सारा मेकअप उतार दिया, कपड़े भी बदल लिए। आपको तो पता ही नहीं मैंने क्या पहना था, क्या नहीं पहना। अरे मेरी जान, मैंने बहुत गौर से नोट किया। भला मुझसे ज़्यादा गौर से तुम्हें कौन नोट कर सकता है? तुमने नीले रंग की फ़्रॉक पहनी थी, नीले रंग की नेल पेंट लगाई थी, होंठों को गुलाबी रंग की लिपस्टिक से सजाया था, आँखों पे लाइनर, काजल की धार, मस्कारा लगाया था, चेहरे पर मेकअप और ब्लशर, गले में छोटा सा हार्ट शेप पेंडेंट पहना था, कानों में छोटे छोटे टॉप्स थे, हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहनी हुई थी, पैरों में तुमने वाइट कलर के खुस्से पहने हुए थे, बालों को खुला छोड़ रखा था, 2 लटें निकल कर तुम्हारे गालों होंठों को चूम रही थी और मेरा ज़ब्त आजमा रही थी। दिल चाह रहा था तुम्हें गंजी कर दूं। उसकी बातों पर जहाँ वो मसरूर हो रही थी, गंजा कर देने के नाम पर आंखें हैरत से फैल गईं। हैरत से मुंह खोलकर अल्तमश की तरफ देखा। आप मुझे गंजी करेंगे? आप जानते हैं मैं कितनी बुरी लगूंगी, फिर आपको अच्छी भी नहीं लगूंगी। आप भी बाहर की औरतों के पास चले जाएंगे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था तुम्हारे खूबसूरत होंठों को छूने का हक सिर्फ मेरा है ना, तो ये बाल तुम्हारे होंठों को क्यों छू रहे थे? उसकी बात पर वो कुछ मूड दुरुस्त करके बैठ गई। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी माँ की शादी कर दी। वो वैसे भी बहुत प्यारी थी। मुझे देखकर कभी नहीं लगा वो आपकी माँ है। ऐसा लगता था वो आपकी बड़ी बहन है। मुझे इतनी सारी खुशी हो रही है, इतनी सारी। दोनों बाजुओं को दाएं बाएं फैलाकर उसने अपनी खुशी का हिसाब बताने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रही। इसके फैले बाजू देखकर मुस्कुराते हुए अल्तमश ने उसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर खुद के करीब तर कर लिया। मैं जानता हूँ तुम्हें खुशी हुई और अब मुझे सुकून पहुँचाकर तुम भी मुझे कुछ पल खुश होने का मौका दो। उसकी बातों पर शर्माते हुए वो आंखें झुका गई। मैं आपका सुकून हूँ जानकर खुशी हुई, मगर रहने दे। वो कसमसा कर उसके बाजुओं से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर अल्तमश की पकड़ ही इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पाई। आज नहीं मेरी जान, आज तो तुम्हारे वजूद के हर हिस्से पर अपनी मोहब्बत की मोहरें नस्ब करूँगा। बहुत दिन हो गए तुम्हें तड़पते हुए देखा नहीं। तुमने बड़े दिनों से मेरा वायलेट रोमांस नहीं देखा। ऐसा लगता है तुम मेरे इस रूप को भूल चुकी हो। नहीं, मुझे आपका वो वाला रोमांस नहीं देखना। मुझे ये प्यार प्यार वाला सॉफ्ट वाला पसंद है, लेकिन मुझे तो वो वाला पसंद है जिसमें तुम शोर मचा मचा कर पूरा कमरा सर पर उठा लेती हो। सच बताऊं तो तुम्हारी आँखों पर मेरा पूरा जिस्म जोशीला हो जाता है। वो इसकी आंखों में देखकर शरारत से मुस्कुराया और अपनी टाई की नोट खोलकर सावरी के दोनों हाथों को बांधने लगा। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। मगर वो इसकी एक भी सुने बगैर
सावरी के दोनों हाथों को अच्छी तरह बांध कर इसे बेड पर लिटा चुका था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पेट में कितने बच्चे हो सकते हैं? वो इसके बराबर लेटा नाजुक लबों पर अंगूठा फेरने लगा। एक ही होगा। अपने बंधे हाथों को खोलने की कोशिश करते हुए वो नासमझी में जवाब देने लगी, जबकि अल्तमश उसके पेट पर अपना भारी हाथ फेर रहा था। ऐसा क्यों? मुझे तो एक नहीं लग रहा। क्या मतलब एक नहीं चाहिए? आंखें हैरत से फैल गईं। तुमने वो न्यूज़ नहीं सुनी? एक औरत के एक ही बार में 5 पता नहीं 7 बच्चे हुए थे। इसकी बात पर सावरी के कानों से भी धुआं निकलने लगा। आप कहना क्या चाहते हैं? वो हैरत से आंखें फैलाकर शौक की कैफियत में उसे देख रही थी। मुंह हल्का सा खुल चुका था। पता नहीं अब अल्तमश क्या बोल दे। मेरे कहने का मतलब था 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 5 ही होने वाले हैं। तुम्हारा पेट भी बाहर आ रहा है, मगर ये थोड़ा ज़्यादा बाहर आ रहा है। आम औरतों का इतना नहीं होता, मेरा ज़्यादा है। वो अपने पेट पर हाथ फेरने लगी। थोड़ा ज़्यादा है। मुझे यकीन है इन तमाम दिनों में हम दोनों ने जितना प्यार किया है, मैंने जितनी बार तुम में अपना दखूल किया है, तुम पर हर तरह से अपनी शिद्दत निछावर की है, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत की बारिश ना की हो। कभी कभी तो मैं रातों को ओवर टाइम भी लगाता रहा हूँ। इतनी मोहब्बत करने के बाद मैं एक बच्चा तो एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे तो ज़्यादा चाहिए। अल्तमश आप क्या कहना चाह रहे हैं? सावरी का सांस खुश्क होने लगा। यार मैं कम से कम एक बार में 5-6 बच्चों की उम्मीद करता हूँ। इसकी बात पर वो बौखला कर उठ बैठी। मुंह पूरी तरह खुल चुका था और अपने बंधे हाथ पेट पर रखकर हैरानगी की कैफियत में अल्तमश को देखा। ऐसी बातें नहीं करें, मैं मर जाऊंगी। 5 से 6 बच्चे? हाँ बिल्कुल, 5 से 6 बच्चे। अल्तमश ने भी इसके पेट पर अपना हाथ रखा। देखो, अब अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि मैं अल्तमश बलोच, यानी कि एक भरपूर मर्द, हैंडसम, डैशिंग, गुड लुकिंग, कितनी लड़कियों के दिल का तारा, अपनी सावरी का दुलारा, रोमांस किंग, सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करवाऊं? ये मेरी शान के खिलाफ है। मुझे लगता है एक बार में तुम्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि मेरा नाम रोशन हो। वो उसे तंग कर रहा था, मगर चेहरे पर भरपूर संजीदगी तारी थी। अल्तमश आप मुझे परेशान कर रहे हैं। सावरी के कानों की लो तक सुर्ख हो चुकी थी। मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना, मेरे हाथ खोल दें। सावरी को अब डर लगने लगा। नहीं नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो प्यार करके ही दम लूँगा। वो उसे दोबारा लेटा कर सावरी के नाइट गाउन की डोरियाँ खोलने लगा। नहीं अल्तमश, आप पहले ही 5-6 का तो इंतज़ाम कर चुके हैं, अब और करेंगे तो मैं कैसे सह पाऊँगी? मुझसे तो नहीं होगा। तुम्हें थोड़ी ना कुछ करना है, हमारे बच्चे खुद आ जाएंगे यहाँ से। वो इसके पेट पर हाथ रखकर शहादत की उंगली से नीचे की तरफ लकीर खींचने लगा। धीरे धीरे लकीर गहराइयों की तरफ जा रही थी। सावरी ने यकदम उसके हाथ को पीछे किया, जबकि उसकी हालत पर अल्तमश का दिल चाहा, कहा लगा कर हंसे। देखो, हमारे बच्चे आ जाएंगे तो हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें ढेरों ढेर बच्चे हो जाए। मैं ऐसी कोई दुआ नहीं करूँगी। वो रुहासी हो गई तो अल्तमश उसे तंग करने का इरादा तर्क करके उसके होंठों पे झुकाया। तंग कर रहा था तुम्हें? जितने भी बच्चे होंगे, लेकिन मुझे इतना तो यकीन है एक से ज़्यादा ही होंगे। उसके पेट को देखकर वो अंदाज़ा लगा रहा था, क्योंकि वाकई उसका पेट बाकी औरतों के मुकाबले तेज़ी से बढ़ रहा था। मेरी बात सुनो सावरी, हमारे जितने भी बच्चे हो जाएं, तुम्हारी इन धड़कनों पर मेरा हक वैसा ही रहेगा जैसा आज है। इसकी धड़कनों को अपने हाथों से छूते हुए वो सावरी को अपना हक बता रहा था। मुझे कुछ मत बताएं, वो उदास हो गई। सावरी, इस वक्त तुम्हारा शौहर तुम्हारे वजूद और तुम्हारी मोहब्बत का तलबगार है। मेरा भरपूर साथ दो। अल्तमश के सख्त लहजे पर वो चुप हो गई।
ٹھیک ہے، مگر میں صرف ایک ہی بچہ پیدا کروں گی، وہ اب ضد کر رہی تھی۔ اس کا روٹھا روٹھا سا یہ روپ التمش کو بہت اچھا لگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا تم کتنے بچے پیدا کرو گی، کیونکہ بچوں کا ہونا نہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی میرے ہاتھ میں۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ نائٹ گاؤن کی ڈوریاں پوری طرح کھل چکی تھیں اور ساوری کے وجود میں لگے سارے حفظ کھول کر اس کے خوبصورت وجود کو خود بیاں کر چکا تھا۔ تم جانتی ہی نہیں ہو تم کتنی خوبصورت ہو، نرمی سے اس کے ہونٹوں کا جام پیتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اسے اپنا بنا رہا تھا۔ اور آپ نہیں جانتے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اپنے بندھے ہاتھوں کے بازوؤں کو کھول کر اس نے التمش کے گلے میں حائل کیا اور اس کے ہونٹوں پہ خود بھی شدت سے اپنی محبت نچھاور کرنے لگی۔ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے طلبگار تھے، اسی لیے بڑھ چڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ التمش کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگتا تھا۔ جب اسے التمش پر بہت پیار آتا تھا تو وہ اس کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ ساوری میری شرٹ، وہ اس کے ہونٹوں کو پوری طرح نم کر کے پیچھے ہوا تو ساوری نے اپنے بازو اس کے گلے سے نکال کر ہاتھوں کو اس کی شرٹ کے بٹنوں میں الجھا دیا اور التمش اسے خود سے لگائے، اب خوبصورت گردن اور کان کی لو پر اپنا لمس بکھیرتے، اس کی دھڑکنیں بڑھاتا، سانسوں کی گردش کو تیز کر گیا۔ ساوری نے اس کی شرٹ کو ایک کندھے سے نیچے سرکایا۔ التمش میرے ہاتھ کھول دیں، میں آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہوں۔ اس کی بات پر مسکراتا ہوا وہ ساوری کا رخ پلٹ گیا۔ اسے اوندھے منہ لٹا کر گاؤن اور باقی سارے پردے نکال کر دور اچھالتے خود بھی چند سیکنڈوں میں مکمل عیاں ہو کر اس کی پشت کے ابھاروں پر ہاتھ رکھ کر اسے دباتے ہوئے ساوری کی کمر پر اپنی سانسوں کا لمس بکھیرتے ہونٹوں سے اس کے نازک وجود کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ ساوری کی سانسیں گہری ہونے لگیں، وہ واقعی اس کے وجود کو سر سے پاؤں تک کندن کر رہا تھا اور ساوری کی آنکھیں آج باقی دنوں کے مقابل بڑھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ بھرپور انداز میں اس کے وجود کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ اس کا جوش بڑھانے کے لیے ساوری نے اپنی آوازوں کو نہیں دبایا۔ پورے کمرے میں ساوری کی دل فریب آوازوں کا رقص التمش کو مزید پرجوش کر گیا۔ تکیے کو مٹھیوں میں دبائے وہ سکون سے مسکراتے ہوئے سب سہ رہی تھی۔ جب التمش نے اسے سیدھا کیا تو وہ اٹھ کر اس کی گود میں آ بیٹھی۔ بس کریں التمش، گہرے سانس لیتی وہ بے حال ہو چکی تھی۔ اس کی حالت کا احساس کرتے ہوئے التمش نے اس کے وجود میں اتر کر عمل جاری کر دیا، ورنہ اگر یہ شروعاتی دن ہوتے تو وہ اس کی حالت کو مزید خراب کرنا بہتر سمجھتا۔ التمش جلدی کریں، مجھے کمر درد ہو رہی ہے، اس کے کندھوں پہ سر رکھے وہ تکلیف سے بولی تو التمش نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اپنے عمل کو تیز ترین کر دیا۔ ساوری کی برداشت آخری حد کو چھو گئی جب وہ اپنا اثر اس کے وجود میں چھوڑ کر اسے واپس لٹا گیا۔ تم نم آنکھوں سے اس نے مسکراتے ہوئے التمش کو دیکھا۔ سانسیں گہری چل رہی تھیں، دھڑکنیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ میں آج آپ کا بھرپور ساتھ نہیں دے پائی، حالانکہ میں چاہتی تھی۔ اس سے شرمندگی ہوئی، تمہارا قصور نہیں ہے۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر برابر لیٹ گیا اور دونوں پر چادر برابر کرتے ہوئے ساوری کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ ایسی حالت میں تم نے میرا اتنا سا بھی ساتھ دیا، اس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو کھول کر وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکایا تو بازو پھیلا کر اس کی آغوش میں اپنی پناہ ڈھونڈ کر وہ آنکھیں موند گئی۔ مجھے آپ سے شدید محبت ہے اور اب تو مجھے آپ کی بے حد ضرورت ہے، مجھ سے کبھی بھی دور مت جائیے گا۔ ساوری کی بات پر وہ اس کی دھڑکنوں کو نم کرتا مسکرایا۔ ایک دن کیا،
एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुमसे दूर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी धड़कनों को नम करते वहाँ अपने गरम गरम सांसों का लम्स बखेरते वो सावरी को मज़ीद बेचैन कर गया। जैसे ही उसने एक टांग उठाकर अल्तमश के ऊपर रखी, अल्तमश ने अपना हाथ उसकी गहराइयों में सहलाना शुरू कर दिया। वो मुस्कुराते हुए उसके चौड़े सीने में अपना सर छुपा गई। इतना तो वो समझ गई थी कि वो पूरी तरह सैराब नहीं हुआ, इसीलिए दोबारा उसके वजूद को अपने बनाने में लग चुका है। और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक एक बार फिर सावरी के होश ठिकाने लगाता वो अपना आप उसके अंदर उतार चुका था। शाहिद इस वक्त खालिद बलोच के सामने डेरे पर मौजूद था। बताओ क्या खबर लाए हो? मैंने तुम्हें कहा था खालिद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाना। हाँ बिल्कुल, जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हारे वसान खता हो जाएंगे। ऐसी भी क्या बात है? वो पूरा सच जानने के लिए बेताब था। बात यह है कि तुम्हारी भाभी की बातें बिल्कुल सच निकली। तुम्हारा भाई वाकई तुम्हें मारने की साजिश कर रहा था और ये वो लोग हैं जिनसे उसने डील की थी। इन लोगों के बारे में इकट्ठी की गई सारी इन्फॉर्मेशन शाहिद ने खादिम के हवाले कर दी, जिसे देखने के बाद खादिम बलोच के कान साएं साएं करने लगे। उसे शक तो था लेकिन अब यकीन हो गया। इसका मतलब वाकई वो हमें जान से मारकर जायदाद पर अपना हक जमाना चाहता था। हाँ बिल्कुल, इसके लिए उसने अपनी बेटी को बेचने का इंतज़ाम कर रखा था, जिसके बदले उसने तुम लोगों को मारने की डील की थी। अब बेटी नहीं रही तो इसका गुस्सा हद से सवा हो गया। प्लान बिगड़ जाने पर कोई ना कोई रिएक्शन देना तो बनता ही था। मैं समझ रहा था वो अपनी इज्जत और वक़ार को लेकर गुस्से में आया है, लेकिन वो तो प्लान बर्बाद हो जाने पर गुस्से में आया था। अब बताओ, अब क्या करोगे? वही करेंगे जो ऐसे लोगों के साथ होता है। ये ऐसी गंदी मछली है जो पूरे तालाब को गंदा करेगी। हमारे घर में मुझे ऐसा धोखेबाज फर्द नहीं चाहिए। एक बार मेरी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर चुका है, क्या गारंटी है आने वाले वक्त में यह हरकत नहीं करेगा। इसीलिए मुझे इसका पत्ता हमेशा हमेशा के लिए काटना होगा। पता करो कहाँ रूपोश हो गया है। मैंने ये भी पता करवाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे मुताबिक वो इस गांव से बाहर नहीं गया। लेकिन वो गांव के अंदर भी नहीं है। अगर होता तो हमें पता चल जाता। मैंने खुद अपने लोगों को इसकी तलाश के लिए भेजा है। चलो देखते हैं क्या होता है, पता करने की कोशिश करो। अब मैं उसे अगले जहान पहुंचाकर ही दम लूँगा। इसकी बातों पर इस बात में सर हिलाते हुए शाहिद मन ही मन बहुत खुश हुआ। हालात उसके हक में बेहतर जा रहे थे। ये लोग खुद ही लड़ मरेंगे और आखिर में जायदाद का हकदार वही बचेगा। नाज़ली, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ एक बार फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करो। देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम तो जानती हो मेरा गुस्सा बस थोड़ी देर का ही होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा उसे भूल कर मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी तरफ रुजू करने आया हूँ। इसकी बातों पर नाज़ली के कान साएं साएं करने लगे। वह हैरत से अपने सामने खड़े मुबशिर को देख रही थी। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसे अपने कमरे से बाहर निकालने के लिए वो आगे बढ़ी। देखो, मैं तुम्हारा शौहर, तुम मेरे शौहर नहीं हो। नाज़ली ने इसकी बात को दरमियान में ही काट दिया। तुम मुझे तलाक दे चुके हो और अब मेरे पास क्यों आए हो? 3 तलाक़ें हो गई हैं और मैं तुम्हारी तरफ रुजू नहीं करना चाहती। देखो, मैं आज मौलवी के पास जाकर उससे मामले पर बात करता हूँ। अगर कोई गुंजाइश निकलती है तो तुम्हें मेरी तरफ रुजू करना होगा। पहली बात तो ये, कोई गुंजाइश नहीं निकलती। अगर कोई गुंजाइश निकलती भी है तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अगर मौलवी ये कह भी दे कि तुम मेरी तरफ रुजू कर सकते हो, तब भी मैं खुला का केस दायर कर दूँगी, मगर तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहूँगी।
नाज़ली का बस नहीं चल रहा था कैसे उसे अपनी नज़रों के सामने से दूर कर दे। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अपनी बातों की माफ़ी मांग रहा हूँ। इस वक्त वो पहले वाला मुबश्शिर लग ही नहीं रहा था, जो उसे पाँव की जूती समझता था और सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता था। मगर अब नाज़ली को इसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए खुद ही कमरे से बाहर निकल आई और तेज़ तेज़ चलते हुए सावरी के कमरे में जा पहुंची। वो भी तेज़ी से निकलकर उसके पीछे जाने लगा। मगर कमरे के बाहर अदनान को खड़े देखकर उसे हैरत हुई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पल भर में ही मुबश्शिर के माथे पर कई बल पड़ गए। ये तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, तुम एक तलाक याफ्ता औरत के कमरे के बाहर क्यों खड़े थे, जबकि वो इद्दत में है? मेरी बीवी है। वो तुम्हारी बीवी थी, अदनान ने दुबदू जवाब दिया। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये हमारे घर का मामला है, इससे दूर रहो। पहले भी तुम्हें कहा है, हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। वो उसे सर से पांव तक देखकर जा चुका था और अदनान का दिल चाह रहा था इस मुबश्शिर का मुंह नोच ले। तब से मुठ्ठियाँ भींचकर वो अपने गुस्से को पीने की कोशिश करने लगा, वरना दिल तो चाह रहा था मुबश्शिर को यहीं जिंदा ज़मीन में दफन कर दे। इतना सब करने के बाद भी वो दोबारा नाज़ली को अपनी तरफ माइल करने आया था। वो तो शुक्र है नाज़ली ने इसे भरपूर जवाब दे दिया, लेकिन अगर दोबारा उसने नाज़ली के पास जाने की कोशिश भी की तो इस बार वो खुद को नहीं रोक पाएगा, फिर अंजाम चाहे जो भी हो। जैसे ही शान अल्तमश की बताई गई मखसूस जगह पर शिफ्ट हुआ, कुछ ही देर बाद मुख्तियार साहब का भी फ़ोन आ गया। जिसे सुनने के बाद कुछ पल के लिए वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी का कहना सही था। मैं तो उसका नाम भी पूछना भूल गया। क्या हुआ? क्या कह रहे थे अब्बू? अरीबा उसके सामने सूप रख कर खुद भी बैठ गई। अब बलोच ख़ानदान उसके बच्चे के पीछे पड़ गया है, क्योंकि उसका बाप मुख्तियार साहब के पास अरीबा की तलाश में आया था। शान को तो अपने हाथों से ही मार चुका था, वो अब अपनी बीवी को सिक्योर करेगा, ये उसने ठान लिया था। खादिम को जब उसने वारिस की खबर दी थी तो उसने कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया था, जैसे उसे ज़रूरत ही ना हो। अब उसे मार कर वो पीछे से अरीबा को तलाश करने आया था, सिर्फ वारिस के लिए। उसे यकीन था वारिस पाने के बाद वो अरीबा के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं करेगा। बलोच ख़ानदान से कुछ भी उम्मीद करना फजूल था। क्या हुआ? किन सोचों में डूबे रहते हो? अरीबा उसे गहरी सोचों में डूबा देखकर आखिरकार बोल ही पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ जाकर तुम्हारा प्रॉपर टेस्ट करवा लूँ, पता तो चले हमारा बच्चा कब तक आएगा। तुम भी पता नहीं क्या फजूल सोचते रहते हो, जब आना होगा आ जाएगा। नहीं, मुझे पता होना चाहिए तारीख, दिन, महीना, साल, ताकि कोई भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े और हम अपने बच्चे को ले आएं। वैसे सोच तो तुम्हारी अच्छी है, मगर इतनी भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए पहले तुम भरपूर अंदाज में ठीक हो जाओ, फिर चलेंगे। अच्छा सुनो, मेरे ज़ख्म पहले से काफ़ी बेहतर हैं। हाँ तो अगर थोड़ी खिदमत ही कर दो। शान, खामोशी से सूप पियो, तुम और तुम्हारी खिदमत। अरीबा ने उसे सख्त खुरी से नवाजा। सूप पी लूँगा, ये पूरा फिनिश करना है तुम्हें। हाँ, पूरा फिनिश कर लूँगा, लेकिन मेरी खिदमत। उसकी कुंडी अभी तक वहीं अटकी हुई थी। पहले तुम सारा फिनिश करो, फिर तुम्हारी खिदमत करूँगी। तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। जैसे ही शान ने सूप के प्याले पर से ढक्कन हटाया तो सामने ही पालक का सूप, वो भी इतना ज़्यादा। ये गलत है अरीबा, ये बहुत ज़्यादा है और मुझे पसंद भी नहीं। वो रूहान सा हो गया। तुम्हारी मर्ज़ी है। वो कंधे उचका कर इसे सूप के साथ छोड़कर किचन में चली आई।
पीछे वो मुंह के जाविये बिगाड़ता सूप को देख रहा था। आखिर ये मारकर कैसे सर करे। सुबह ही सुबह उसे लेकर डेरे की तरफ जा रहा था और सुनहरा को समझ नहीं आ रहा था वो उसे कहाँ ले जा रहा है। तुम क्या सुबह सुबह मुझे पूरे गांव की सैर करवाना चाह रहे हो? मैंने नाश्ता भी नहीं किया। सारी रात के बाद इतनी थक चुकी हूँ कि मुझे भूख लग रही है। हाँ, तुम्हें नाश्ता भी करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ दिखाना है। समझ लो यही तुम्हारा तोहफा है। ऐसा भी क्या दिखाना है? वैसे कहाँ लेकर जा रहे हो? डेरे पर लेकर जा रहा हूँ। मुझे डेरे पर लेकर जा रहे हो? तुम जानते हो वहाँ औरतों का जाना ममनू है, लेकिन आज वहाँ सब जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। डेरे पर सिर्फ एक ही बार औरतें गई थी, जब आदम की मौत हुई थी। इसे आज भी वो दिन याद था जब आदम को गोलियां लगी थी और पूरे गांव में कोहराम मच गया था। डेरे पर औरत से लेकर मर्द बच्चे सब जमा थे। आज भी समझ लो कुछ ऐसा ही हाल होगा। वो उसे लेकर डेरे के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ, जहाँ वाकई कोहराम मचा हुआ था। औरत मर्द एक तरफ खड़े, न जाने किस चीज़ की तरफ देख रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? सुनहरा को कुछ समझ नहीं आई, मगर अहमद उसका हाथ पकड़कर भीड़ को चीरता हुआ सबके सामने जा खड़ा हुआ। सुनहरा ने नासमझी से इधर उधर देखते हुए इस भीड़ की वजह तलाश करने की कोशिश की, मगर जैसे ही नज़र ऊपर गई तो ऐसा लगा मानो जान निकलकर हलक में आ गई हो। सामने का नज़ारा उसे आज से 25 साल पीछे ले गया। ये क्या था? ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल वही मंजर, वैसा ही अंदाज। एक बड़े कांटे पर खालिद बलोच का वजूद लटक रहा था। सर एक तरफ ढलका हुआ था, बाजू नीचे लटके हुए थे। पूरे वजूद पर 6 गोलियों के निशान थे। मुंह से और वजूद से खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था वो सुर्ख रंग में नहा चुका हो। इसकी लाश को देखकर सुनहरा का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। एक पल के लिए तो मानो वो सांस ही लेना भूल गई हो। उसे खालिद बलोच के रूप में इस वक्त आदम नज़र आ रहा था। बिल्कुल उसी अंदाज में आदम की बॉडी भी एक कांटे पर लटक रही थी, जो उसकी कमर के आर पार हुआ था। बेयकीनी से उसने अहमद की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। खौफ की कई लहरें सुनहरा के वजूद में सरायत कर गईं। अहमद शाह के हाथ से उसका हाथ छूट गया। बेयकीनी उसकी आंखों में आ ठहरी और इस बेयकीनी के साथ साथ डर और खौफ भी उसकी आंखों से छलकने लगा। नफ़ी में सर हिलाती वो पीछे की तरफ भागी और अहमद भी उसके पीछे पीछे चला आया। पूरा वजूद कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी हो गए। वो उसे गाड़ी में बिठाकर वापस हवेली ले आया। वो तो शुक्र था अभी हवेली के फर्द नहीं उठे थे, वरना सुनहरा को ऐसी हालत में देखकर यकीनन सवाल करते। कमरे में आते ही उसने अहमद के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और खौफो हरास आंखों में लिए उसकी तरफ देखा। तुमने किया था वो सब? तुम्हें कैसे पता ये सब ऐसे हुआ है? बोलते हुए उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी और अहमद शाह उसे खामोश नज़रों से देख रहा था। बताओ, तुमने मारा था आदम को? तुमने आदम को मारा और फिर सारी रात उसकी बीवी के साथ? वो अपने वजूद पर दुपट्टे को अच्छी तरह लपेटते पीछे पीछे जा रही थी और अहमद सर्द नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। अहमद एक कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो यकदम पीछे हटी। मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है, वो चीख पड़ी, मगर मज़ीद पीछे नहीं जा सकी क्योंकि इसका वजूद दीवार से जा लगा। अपनी बेबसी पर आज वो जितना भी मातम करे उतना कम था। अपने गिर्द बाजू लपेट कर घुटनों के बल बैठे, सर झुकाकर वो हिचकोले खाते वजूद के साथ रो रही थी। ज़िंदगी ने ऐसा जुल्म उसके साथ क्यों किया? वो ज़िंदगी के इस मोड़ पर ऐसा धोखा तो डिज़र्व नहीं करती थी।
تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ پڑھ لی ہوگی. لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں. اس کے ساتھ مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے بھرپور رسپانس کا. کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ایپیسوڈ کی ٹائمنگ کیا ہے، تو آج میں کمیونٹی پوسٹ لگا کر ایپیسوڈ کی ٹائمنگ بھی بتا دوں گی. تو خوش رہیں اور